मध्यकाल में भारत में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाले शासकों को चुनौती देने में राजस्थान के राजपूत राजाओं के अलावा महाराष्ट्र के मराठों का नाम लिया जा सकता है। किंतु उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल से शेर शाह को छोड़ दे तो कोई भी बड़ी चुनौती दिल्ली को उत्तर प्रदेश और बिहार से नहीं मिला। आप शेर शाह को कैसे देखते हैं? आपकी नज़र में शेर शाह क्या है? यह निर्णय आपका है। शेर शाह के बारे में कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं जो बहुत कम लोगों को पता होगा। उद्देश्य यह है कि इतिहास के इस कालखंड के बहाने तब की राजनीतिक स्थितियों को समझने में मदद मिले। 2 मिनट में शेर शाह के शुरुआती जीवन पर नजर डालते हैं। 1451 से 1526 तक दिल्ली के तख्त पर अफगान शासक लोदी वंश का कब्जा था। लोदी वंश की स्थापना अफगान मूल के बहलोल लोदी ने किया था। जाहिर है कि तब अफगानी लोग दिल्ली की तरफ खूब आ रहे होंगे। कोई घुड़सवार, कोई सैनिक, कोई अर्दली, मतलब मामा, मौसा, चाचा, फूफा का रिश्ता जोड़कर तो आज भी लोग अवसर की तलाश में मालदार जगह पर पहुंच ही जाते हैं। वैसे ही वे लोग भी यहाँ आ रहे थे। अफगान में एक कबीला है, नाम है सूर। यूं कहें कि रूढ़िवादी जनजाति सूर कबीले के अफगान भी बड़ी संख्या में भारत में थे। कुछ इसी तरह अफगानिस्तान से चलकर शेर शाह के दादा इब्राहिम अपने बेटे हसन के साथ दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी के शासन काल में हरियाणा के होशियारपुर जिले के एक जागीरदार महावत खान सूर की सेवा में शामिल होते हैं। हसन पूरे परिवार के साथ बजवाड़ा नाम के जगह पर रहने लगते हैं। यही साल 1472 में हसन खान सूर के बड़े बेटे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है फरीद। फरीद के जन्म के थोड़े दिनों बाद ही फरीद के दादा को हिसार में उप जागीरदार जमाल खान के यहाँ तबादला होता है। तबादले के बाद कुछ दिन बीते ही होंगे कि इब्राहिम की मृत्यु हो जाती है। फिर इब्राहिम के बेटे और फरीद के पिता हसन सूर उनकी जगह ले लेते हैं। ऐसे ही चलता रहता है कि एक दिन दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी का फरमान जमाल खान को मिलता है। जमाल खान का तबादला आज के उत्तर प्रदेश के जौनपुर में होता है। जमाल खान के साथ हसन खान सूर भी परिवार के साथ जौनपुर चले आते हैं। यहाँ आने के बाद हसन सूर को जमाल खान सासाराम, खवासपुर और टांडा परगना का जागीरदार बना देता है, यानी बिहार के मौजूदा सासाराम क्षेत्र को। यहाँ से शेर शाह के उभरने की पूरी कहानी की चर्चा करें तो बहुत लंबी हो जाएगी और हम इतिहास पढ़ा नहीं रहे। इतिहास के बहाने सामाजिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मोटा मोटी समझिए कि हसन सूर के साथ परिवार में 4 पत्नी, 8 बेटा थे। शेर शाह यानी फरीद को सौतेली माता के कलह को झेलते हुए अपने जागीर से अंदर बाहर होते हुए बहार खान लोहानी के अंगरक्षक से लेकर के बाबर के कैंप में सैन्य सेवा देने तक का काम करना पड़ा। अपने पिता की जागीर से बेदखल होने के बाद शेर शाह अप्रैल 1527 से जून 1528 तक बाबर के कैंप में रहा था। बाबर बिहार में सैन्य अभियान शुरू किया तो शेर शाह ने बाबर की मदद किया। इनाम में उसे अपना गंवाया हुआ जागीर मिला, जो उसकी सौतेली माँ ने अफगान सरदारों की मदद से उससे छीन लिया था। यह तो अत्यंत ही शेर शाह की प्रारंभिक संक्षिप्त कहानी है। अब हम विषय के अनुसार 3 घटनाओं का जिक्र करेंगे जिससे पता चलता है कि तब की राजनीति में धर्म की क्या स्थिति थी। एक कहानी रोहतासगढ़ पर शेर शाह के कब्जे की है, जिसमें एक ब्राह्मण की मदद से शेर शाह ने खरबार राजा नृपति को हटा करके रोहतासगढ़ पर कब्जा कर लिया था। रोहतासगढ़ के बारे में कहा जाता है कि यह राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहितासु का बनाया हुआ किला है। रोहतास जिले में ऊंची पहाड़ी पर बना यह किला भारत के दुर्जेय किले में एक माना जाता है। रोहतासगढ़ पर कब्जे की जरूरत शेर शाह को क्यों पड़ी, यह समझने के लिए इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी के प्रसंग को जानना होगा। 1527 में खानवा के युद्ध में राणा संगा की तरफ से इब्राहिम लोदी का भाई महमूद लोदी भी लड़ा था। खानवा में बाबर के हाथों हार के बाद महमूद 1530 में बिहार आता है। बिहार के सभी अफगान जागीरदारों की बैठक करता है। सारे अफगान सरदार मिलकर के मुगलों से लड़ने का योजना बनाते हैं। इसमें अनमने ढंग से शेर शाह भी शामिल होता है। कहानी लंबी है, इसलिए इतना ही समझिए कि मुगल वर्सेज अफगान की लामबंदी में शेर शाह की दुश्मनी हुमायूं से हो जाती। साल 1538 था। शेर शाह को हुमायूं से लड़ाई होने का अंदेशा था। यह बात चौसा युद्ध से पहले की है। चौसा का युद्ध 25 जून 1539 को लड़ा गया था।
तब बिहार में अफगान सरदारों का वर्चस्व था, किंतु मुगल से टकराव से पहले सासाराम में शेर शाह को अपने परिवार को सुरक्षित रखने की चिंता थी। शेर शाह सूरी पर लिखी गई पुस्तक शेर शाह एंड हिज सक्सेसर में इतिहासकार आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव लिखते हैं कि रोहतासगढ़ पर पीढ़ियों से रह रहे राजा के ब्राह्मण मंत्री चुरामन के धोखे की वजह से शेर शाह ने रोहतासगढ़ पर कब्जा कर लिया। वे लिखते हैं कि इसको लेकर के दो कहानियां हैं। एक कहानी यह है कि शेर शाह ने अपने व्यक्तिगत संबंधों का फायदा उठा करके शरण मांगी, फिर सैनिक बुर्का पहनकर दुर्गम रोहतासगढ़ किले में पहुंचे। जब वो वहां शरण ले लिए तो अपने सैनिक वेश में आकर उस राजा को ही बेदखल कर दिया। हालांकि वो इस कहानी को फर्जी मानते हैं। वे दूसरी कहानी को सही और प्रमाणिक मानते हुए कहते हैं कि शेर शाह ने मंत्री ब्राह्मण चुरामन को रिश्वत दे दिया था, फिर सैनिक उस गढ़ में घुसने में कामयाब रहे थे और फिर राजा को बाहर निकाल दिया। शेर शाह के समय हिंदू धर्म के लोगों के साथ उसका संबंध कैसा था, राजनीति कैसी थी, यह जानने के लिए आपको दूसरा प्रसंग बता रहा हूँ। यहाँ उज्जैनिया वंश के परमार राजपूतों की चर्चा करनी पड़ेगी। भोजपुर क्षेत्र के अरैला, मठिला, दावा, नोखा उन दिनों उज्जैनिया राजपूतों के शक्ति संतुलन का केंद्र थे। इन गांवों में लगभग एक ही कुनबे के राजपूत छोटे छोटे जमींदार थे। ये आपस में लड़ते भी रहते थे, एक दूसरे की हत्या तक का इतिहास मिलता है। इनमें से एक दावा के परमार राजा गजपति सिंह थे। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन एंड द जमींदार ऑफ बिहार में दर्ज है कि बंगाल का शासक गियासुद्दीन महमूद की सेना के साथ शेर शाह की सेना का सूरजगढ़ में 1534 में भीषण युद्ध हुआ। इस युद्ध में गियासुद्दीन महमूद की बुरी तरह से हार हुई। इस युद्ध में शेर शाह को बेशुमार दौलत हाथ लगा। इस किताब में यह दर्ज है कि सूरजगढ़ के युद्ध में 2000 घुड़सवारों के साथ राजा गजपति सिंह ने शेर शाह की मदद की थी, जो परमार राजपूत था। अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि तब की राजनीति में धार्मिक आस्थाओं और भावनाओं की क्या हैसियत थी, कैसी स्थिति थी। इन घटनाओं से इतर शेर शाह एक लोक कल्याणकारी शासक थे। उन्होंने अपने 5 साल के शासनकाल में सम्राट अशोक के बनवाए उत्तर पथ, जो आज का जीटी रोड है, उसका पक्का पुनर्निर्माण कराया। जगह जगह सराय बनवाए, कुएं खुदवाए। शेर शाह की राजस्व नीति सबसे बेहतर थी। जमीन को उत्पादन क्षमता के अनुसार 3 हिस्सों में बांटकर कर संग्रह कराए, ताकि किसानों को भी कर के तले बोझ में न जाना पड़े। हुमायूं पर जीत दर्ज करने के बाद वो असम, कश्मीर और गुजरात को छोड़कर सारे उत्तर भारत को जीत चुके थे। पंजाब में सिंधु नदी तक, मुल्तान, सिंध, मालवा, बुंदेलखंड, चारों तरफ शेर शाह का शासन था। मौर्य साम्राज्य के बाद बिहार की भूमि से सिंध तक विजय पताका फहराने वाले बिहार के वे शासक थे। मगर बड़ी बात यह है कि शेर शाह के दिल में रोहतास का स्थान जन्मभूमि से तनिक भी कम नहीं था। इसका उदाहरण तब मिलता है जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभालने के बाद शेर शाह हुमायूं पर नज़र रखने के लिए झेलम शहर के 10 मील उत्तर में एक शानदार किला बनवाए और उसका नाम अफगान शेर सूर नहीं रखा, वो नाम रखा रोहतासगढ़। उस किले पर 50,000 सैनिकों की तैनाती की। आज भी रोहतास किला पाकिस्तान में मौजूद है और यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल है। शेर शाह की मौत बम के अनियंत्रित होकर फटने से हुई। कालिंजर के किला को जीतने में जब शेर शाह ने घेरा डाला था, तब महीनों तक कुछ भी वहां सफलता नहीं मिली थी। किला ऊंचा था। किला को क्षतिग्रस्त करने के लिए टावर बनवाया। टावर से ही गोला छोड़ा जा रहा था, तब एक गोला फटकर बगल में खड़े शेर शाह की तरफ वापस गिरा। शेर शाह वहीं पर जल गए। बुरी तरह जलने के बाद भी शेर शाह ने कालिंजर के किले पर हमला करते रहने का आदेश दिया। 22 मई 1545 को शेर शाह की मृत्यु हो गई। उनके शव को सासाराम लाया गया और सासाराम में ही मकबरे में उनका सुपुर्दे खाक किया गया। इतिहास की प्रासंगिकता वर्तमान में इसलिए अधिक है क्योंकि आजकल इतिहास के बहाने ही लोगों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करने का खुला खेल फर्रुखाबादी खूब हो रहा है। आज के वीडियो में इतना ही। हमें देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम फिर मिलेंगे।